कैसे हो बच्चों। आपके YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर विधूड़ी। आज का जो टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पुलिस से संबंधित हो या और जनरल कंपटीशन से संबंधित हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सभी में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक उपसर्ग की, जिसे हम अंग्रेजी में जो है प्रीफिक्स कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में, यानी प्रीफिक्स के बारे में। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है, उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं होता, शब्दांश जो होता है शब्द का एक अंश यानी शब्द का एक भाग होता है, जिसे हम शब्दांश कहते हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं ये सब उपसर्ग शब्दांश ही होते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में लगकर, जो शब्द के पूर्व में यानी पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या हम यूं कहें कि शब्द के अर्थ में चमत्कार या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, एक अलग ही अर्थ बना देते हैं जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ जाता है। तो शब्द के बारे में आप जानते होंगे, शब्दांश के बारे में तो आपको पता चल गया। शब्द का एक अंश होता है उपसर्ग, यानी शब्द का ही एक भाग होता है। और शब्द किसे कहते हैं? जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, उसे कहते हैं शब्द। तो चलिए देखते हैं। उपसर्ग जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग? 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग जो है इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत उपसर्ग जो होते हैं इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या जो है वो 22 है। कितनी है? 22 यानी 22। ठीक है। नंबर 2 है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग को हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं या देशज उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। जो हिंदी उपसर्ग है इन्हें हम तद्भव या देशज उपसर्ग भी कहते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या है 13 यानी 13 संख्या है हिंदी उपसर्ग की। ठीक है। नंबर 3 है विदेशी उपसर्ग। किसी किसी किताब में आपको 3 भाग मिलेंगे उपसर्ग के, उसमें लिखा होगा संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग, जबकि मैंने आपको बताया है विदेशी उपसर्ग। क्योंकि विदेशी उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जिन विदेशी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है। यानी उर्दू भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं और अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये सारी भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। तो विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और ये विदेशी भाषा के शब्द उपसर्ग लगकर, यानी इन शब्दों में उपसर्ग जुड़ जाता है, जब उपसर्ग लग के जो नया शब्द बनता है वो हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत उपसर्ग। आज हम जो बात करेंगे ये सारे महत्वपूर्ण संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी बताई? 22 यानी 22 है। और ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं संस्कृत उपसर्ग। ठीक है। जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और या यूँ कहें हम कि ये कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो है पहला हमारा उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग ये संस्कृत का उपसर्ग है, या हम इसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक
या सीमा से परे। क्या होता है? अधिक या सीमा से परे, अति का मतलब है। अब इसके जो हैं शब्द कौन कौन से बनेंगे? अति उपसर्ग से लगकर, यानी अति उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़कर उपसर्ग बनेगा वो कौन कौन से शब्द हैं? अतिगंध, यानी ये गंध शब्द है, इसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये कैसे बना? ये है अति उपसर्ग है, इसमें गंध शब्द जो है जोड़ दिया गया। तो अति प्लस, या इसे हम धन भी कहते हैं, अति धन गंध, तो क्या हो गया? अतिगंध। अतिगंध जो है उपसर्ग बन गया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग लगता है और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग नहीं लगता। इसकी एक साधारण सी पहचान है, जब हम किसी भी शब्द को संधि करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो दो शब्द निकल के आएंगे। जैसे कि ये है अति, यानी शब्दांश है, ये उपसर्ग है, और ये हो गया शब्द गंध। तो यानी उपसर्ग उस शब्द में जुड़ेगा जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होगा, यानी अपना कोई मीनिंग होगा। तो गंध अपना एक सार्थक शब्द है, गंध। गंध का मतलब होता है स्मेल, यानी महक भी कहते हैं, और इसमें हमने शब्दांश जोड़ दिया। तो गंध में शब्दांश जोड़ दिया हमने, यानी उपसर्ग जोड़ दिया अति, तो ये हो गया अतिगंध। अतिगंध का मतलब होता है अधिक गंध, यानी अधिक स्मेल। ठीक है, तो इसका अर्थ बदल गया। उपसर्ग ने, अति उपसर्ग ने क्या किया? अति का अर्थ होता है अधिक, और अति उपसर्ग गंध में जोड़ने से हो गया अधिक गंध, यानी अतिगंध। ठीक है, अतिरिक्त। ठीक है, रिक्त का मतलब होता है स्पेस, खाली, तो अतिरिक्त। ठीक है, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ये अत्यधिक है, यानी अति, अगर इसे हम संधि करेंगे तो अति धन अधिक। ठीक है, तो अत्यधिक, इसमें भी अति उपसर्ग है। ठीक है, यानी जो ज़्यादा हो, अत्यधिक। अत्याधुनिक, जो ज़्यादा आधुनिक हो, अति प्लस आधुनिक। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत से शब्द हैं जो अति उपसर्ग से बने हैं। तो ये तो बात हुई अति उपसर्ग की। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या सीमा से परे। और इसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, जो अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, अतिगंध, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याधुनिक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से में अति उपसर्ग नहीं जुड़ा, तो जैसे एक शब्द मैं बता देता हूं, जैसे इसमें तो जुड़ा है अति धन गंध हो गया। ठीक है, तो ये अति उपसर्ग जुड़ा है। मैंने क्या कहा? उपसर्ग को हटा दो, कोई भी शब्द हो उसमें से उपसर्ग को हटा दो, जो बाकी का शब्द बचा उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, वो ही बन पाएगा उपसर्ग से संबंधित शब्द। तो जैसे हम एक शब्द लेते हैं जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ, हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अतिथि। क्या ले लेते हैं? अतिथि। अगर हम इसकी संधि करें तो क्या आएगा? हमने माना कि इसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अति धन थी। तो थी का तो कोई सार्थक शब्द निकल के नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अति उपसर्ग से संबंधित शब्द नहीं है, इसमें अति उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका जो है थी का कोई सार्थक शब्द नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में। जिसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग को हटा दो, जो शब्द बचा उसका कोई सार्थक शब्द होता है, मतलब उसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसका अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधि उपसर्ग। अधि, अधि किसे कहते हैं? अधि का मतलब होता है अधिक या ऊपर और या श्रेष्ठ, यानी अधि जो उपसर्ग है उसका मतलब होता है अधिक या ऊपर या श्रेष्ठ। इससे संबंधित, अधि उपसर्ग से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? अधिकार। क्या है? अधिकार। अधिराज। ठीक है, अधिराज का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब क्या हुआ?
अधिक, ठीक है, या ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसमें कौन सा है? इसमें है ऊपर। अधिक का मतलब है ऊपर। राज, राज कहते हैं जो सम्राट होता है, जो राजा होता है, ठीक है। तो जो ऊपर, किसी के ऊपर राज करता हो। अधिराज जो होता है, अधिराज का मतलब जो होता है, पूरे शब्द का मतलब होता है, अधिराज का मतलब होता है सम्राट या महाराजा। तो जो प्रजा के ऊपर राज करता हो, ठीक है, उसे ही तो बोलेंगे अधिराज, ठीक है। तो अधिराज जो है ये भी अधि उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है। अध्यापक, ठीक है, अधि प्लस आपक, अधीन, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये अधि उपसर्ग से बने हैं। और भी बहुत से शब्द हैं जो अधि उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। अभी का क्या मतलब होता है? अभी का मतलब होता है सामने। अभी का मतलब होता है सामने, अच्छा या पास। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। जितने भी संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग ये इस कॉलम में, ये संस्कृत के सारे उपसर्ग हैं और ये इनके अर्थ हैं। तो आपको उपसर्ग अच्छे से याद हो और उनके अर्थ याद हो, आप आराम से शब्द बना सकते हैं और शब्द का पता भी लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो उपसर्गों के नाम, जो उपसर्ग हैं संस्कृत के, और उनके अर्थ, ठीक है। और इनसे जो है फिर जो शब्द बनते हैं उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो और परीक्षा में क्वेश्चन में गलती भी नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे। तो अभी, अभी का मतलब क्या होता है? सामने, अच्छा या पास। अभी से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं जो अभी उपसर्ग से बने हैं? अभिमान, अभिज्ञान, ठीक है ना, अभिज्ञान, अभियंता, अभ्युदय, अभी, इसका क्या होगा? अभिधन उदय, यानी अभी प्लस उदय, ठीक है। तो उदय का मतलब प्रकट होना, ठीक है। तो जो सामने प्रकट हो, ठीक है, तो उसे ही तो कहेंगे अभ्युदय, ठीक है। तो ये अभी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा अनु। अनु जो है, अनु उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पीछे, समानता या क्रम। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, समानता या क्रम। और अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुकूल, अनुसार, ठीक है ना, अनुग्रह। बहुत सारे शब्द हैं जो अनु उपसर्ग से बने हैं, ठीक है। तो आराम से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये चारों संस्कृत के उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आ। आ उपसर्ग जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है, परीक्षाओं में इससे संबंधित भी कई बार पूछा भी गया है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, और, यानी इस ओर, उस ओर, ऐसे और का यूज करते हैं ना। तो आ उपसर्ग का मतलब तक, और, या सब तरफ से, यानी चारों तरफ से, सब तरफ से। ये आ उपसर्ग का मीनिंग होता है, ठीक है। तो यानी आ का मतलब तक, और सब तरफ से। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आरोहण। क्या है? आरोहण। तो इसे क्या बोलेंगे हम? आ प्लस रोहण, ठीक है। ये हो गया आरोहण, ठीक है। तो झंडा आरोहण तो आपने सुना होगा। जो झंडा एक पोल पे लगा रहता है, उसमें एक रस्सी होती है, जब झंडे को फहराया जाता है तो उस रस्सी को ऐसे खींचा जाता है। तो जैसे रस्सी को खींचेंगे तो झंडा जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर जो है चढ़ता जाता है और वो टॉप पे जाकर फिर लहराता है, ठीक है। तो ये आ उपसर्ग का ही शब्द है आरोहण। आगमन, आवरण, आसन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैसे कि आरोहण, तो मैंने आपको बता दिया रोहण का एक सार्थक शब्द है, रोहण का एक सार्थक अर्थ है, ठीक है। अगर इसका अर्थ ना होता या कोई और शब्द ले लो आप, जैसे कि हम ले लेते हैं शब्द हमने ले लिया आहण, तो इसका तो पहले तो इसका ही, इस शब्द का ही कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। अगर हम माने कि आ इसमें उपसर्ग है, ठीक है, मान लिया हमने, धन हण, ठीक है। तो जो ये हण है इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ये आपने किताब में कहीं लिखा भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जिसका अर्थ नहीं है
जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसका उपसर्ग नहीं बन सकता, उसके साथ जो है जो उपसर्ग है वो नहीं लगेगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें आ उपसर्ग है ही नहीं, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी सार्थक अर्थ होना चाहिए, उपसर्ग उसी के साथ ज़्यादातर जुड़ता है, ठीक है। तो आरोहण हो गया, आगमन हो गया, आवरण हो गया, आसन्न हो गया, आजीवन हो गया, ठीक है ना। तो आजीवन ये सब आ उपसर्ग के ही शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत या उद। क्या है? उत या उद। ये उपसर्ग है और इनका अर्थ होता है ऊपर या अधिक। क्या होता है? ऊपर या अधिक। तो उत या उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उत्कर्ष, उत्तम, उद्भव, उद्गार, ठीक है। तो ये तो उत से बने हैं, उत्कर्ष, उत्तम, और ये उद से बने हैं, उद्भव, उद्गार, ठीक है। जैसे उत्कर्ष हो गया, तो उत्कर्ष इसमें कौन सा है? इसमें है उत। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। अगर हम इसकी संधि करें, ठीक है, तो ये होगा उत प्लस ये हो गया उत प्लस कर्ष, ठीक है। तो ये कर्ष है। कर्ष का मतलब क्या होता है? कर्ष का मतलब होता है खींचना, ठीक है। और उत का क्या मतलब होता है? ऊपर, जो ऊपर की ओर खींचे, ठीक है। तो इसे कहते हैं उपसर्ग, ऊपर की ओर, ठीक है, उत्कर्ष। तो ये हो गया उत्कर्ष। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, ठीक है। उत्तम, उद्भव, उद्गार, ये सारे उत और उद उत्सर्ग के जो है शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं उप। उप उपसर्ग जो है इसका अर्थ क्या होता है? उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या छोटा या सहायक। उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, छोटा या सहायक, ठीक है। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? उपयुक्त, उपनिवेश, उप प्रधानमंत्री। उप यानी छोटा या सहायक, ठीक है, और प्रधानमंत्री, उप प्लस या उपधन प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी छोटा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये है उप उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा नी। नी यानी निस और निर उपसर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, निस और निर उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बिना। निस और निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध, ठीक है। और निस और निर या नी कहें हम, नी यानी निस और निर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं निर्भय। निर यानी बिना, ठीक है, भय के, बिना डर के, जो जिसे भय ना हो वो होता है निर्भय। निष्कास, नी शब्द, नी यह नी का भी अर्थ बिना है, बिना शब्द, नी शब्द, ठीक है। निर्मल, अगर इसका भी हम संधि करें, निर प्लस मल, ठीक है, तो ये निर उपसर्ग है इसमें। और मल, मल कहते हैं मैल को, ठीक है, बिना मैल के, ठीक है। जैसे कि निर्मल हृदय कहते हैं या निर्मल मन कहते हैं, जिसके मन में मैल ना हो उसे कहते हैं निर्मल, ठीक है। तो ये है नी या निस या निर उपसर्ग से संबंधित शब्द, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और बताऊंगा। मैंने अभी क्या बताया था वीडियो स्टार्ट करने के टाइम कि संस्कृत उपसर्ग की संख्या 22 होती है, ठीक है। तो जो 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कुछ विद्वानों ने संस्कृत उपसर्ग की संख्या जो है 20 मानी है। तो वे दो कौन कौन से हैं? उन्होंने क्या किया, निस और निर दोनों उपसर्ग को एक ही मान लिया, ठीक है, और एक दुर और दुस, इन दोनों उपसर्गों को भी एक ही माना है। तो यानी अब मैंने भी इसे एक जगह ही लिखा है, अगर इसे अलग करके लिखें तो निस अलग उपसर्ग है और निर अलग, दुर अलग है और दुस अलग है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इन्हें एक माना है। जिन्होंने एक माना है तो संस्कृत उपसर्ग की संख्या है 20, और अगर तुम अलग अलग मानते हो तो संस्कृत उपसर्ग की संख्या है 22, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम नी। नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत, नीचे या अलावा। नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बहुत, नीचे या अलावा।
और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? निवास, ठीक है, निवास, ठीक है, नी यानी नीचे और वास जो वास होता है, जो घर होता है वो धरती पे ही तो बना होता है, यानी नीचे जमीन पे ही होता है ना, निवास, ठीक है, तो निवास यानी घर, ठीक है, निकेतन, निवेश, निबंध, ये सारे जो हैं नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और नी उपसर्ग का मैंने क्या अर्थ बताया? बहुत, नीचे या अलावा। नेक्स्ट है हमारा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग क्या है? परा उपसर्ग का मतलब होता है विपरीत या अनादर। क्या होता है? विपरीत या अनादर, ये परा उपसर्ग के अर्थ हैं, ठीक है। और परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पराधीन, ठीक है, परा यानी विपरीत और धीन यानी जो दूसरे के अधीन हो, दूसरे के कब्जे में हो, ठीक है। पराकाष्ठा, क्या है ये? पराकाष्ठा, काष्ठा कहते हैं सीमा, यानी एक सीमा से भी परे, पराकाष्ठा, ठीक है। पराविद्या, तो ये शब्द जो हैं परा उपसर्ग से बनने वाले हैं, ठीक है। परामर्श, ठीक है ना, और बहुत सारे शब्द हैं जो परा उपसर्ग से बनते हैं, पराधीन, ठीक है, पराकाष्ठा, पराविद्या, परामर्श, ठीक, तो ये हैं परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट है हमारा दु, दु उपसर्ग या दुर या दुस उपसर्ग है। ये उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है दु, दुर या दुस उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, दुष्ट या कठिन। क्या है अर्थ? बुरा, दुष्ट या कठिन। इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्गम, दुर्जन, जन कहते हैं व्यक्ति को, यानी बुरा व्यक्ति, दुर्जन। तो यहाँ पे दुर का क्या है? दु का ये है बुरा, ठीक है ना, बुरा। और यहाँ पे क्या है? कठिन। दुर्गम में क्या है? दुर का अर्थ कठिन, यहाँ पे दुर का मतलब है बुरा, यानी बुरा व्यक्ति, ठीक है। दुर्घटना, बुरी घटना जो होती हैं, ठीक है ना, तो ये दुर्घटना, ठीक है ना। दुर्व्यवहार, बहुत सारे शब्द हैं जो दुर, दुस या दु उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा परि उपसर्ग। परि उपसर्ग जो है, परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास या त्याग। क्या होता है परि उपसर्ग का अर्थ? चारों ओर, आसपास या त्याग। और परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? परिपूर्ण, परिसर, परिक्रमा, ठीक है ना, परिक्रमा चारों ओर ही लगाई जाती है, ठीक है ना, तो चारों ओर परिक्रमा, ठीक है। तो ये क्या है? परि उपसर्ग से बनने वाले, परिपूर्ण, परिसर, परिक्रमा, परिभाषा, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा है सु। सु उपसर्ग जो है ये भी संस्कृत उपसर्ग ही है और इसका अर्थ होता है अच्छा या सरल। और सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं सुकुमार, ठीक है ना। कुमार किसे कहते हैं? कुमार कहते हैं लड़के को। किसे कहते हैं कुमार? लड़के को कहते हैं, या उसे कहते हैं जो कुंवारा लड़का होता है उसे कहते हैं कुमार। बेटे को भी कुमार कहा जाता है, तो ठीक है। और सु माने अच्छा, जो अच्छा बेटा हो या अच्छा लड़का हो, ठीक है, तो वो होता है सुकुमार, ठीक है। स्वागत, सुकर्म, अच्छे कर्म, ठीक है ना। तो ये जो है सु उपसर्ग से बनने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपसर्ग थे, संस्कृत उपसर्ग थे, ठीक है। तो संस्कृत उपसर्ग हमारे हो गए, महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं सारे, ठीक है। इन्हें एक बार देख लेना अच्छे से और उपसर्ग को अच्छे से याद कर लेना, संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या हैं। शब्द जो हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप जो है क्वेश्चन गलत भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी उपसर्ग की और विदेशी उपसर्ग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।